हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार शर्मा। आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जिसमें मिसलेनियस रहेगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होता है। ऑप्शन आपका दिया है, ए में परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी सम संख्या, ऑप्शन डी अभाज्य संख्या। तो आप याद रखेंगे कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो। इसका अगर योग की बात किया जाए या अंतर की बात की जाए तो इसका जो आंसर होगा आपका एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे एग्जांपल अगर आप लेंगे, जैसे 5 ले लेंगे, एक परिमेय संख्या होगा। अगर इसमें प्लस करते हैं, अगर रूट 3 लेते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, तो यह एक प्रकार का अपरिमेय हो गया। साथ में अगर इसका अंतर भी अगर आप करते हैं तो ये आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर अपरिमेय संख्या होता है हमेशा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे, विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ हमको बी बराबर जैसे 4 दिया है, क्यू बराबर 5 दिया है, आर बराबर 1 दिया है। तो हमें ए बराबर पूछा क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो इसको बस मान बिठा दीजिए आप। बी का मान कितना बिठाना है, 4, उसके बाद कितना 5, उसके बाद कितना 1, तो 5 के 20, 20 से कितना होगा 21 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा 21 ऑप्शन बी में है, यानी आपका ऑप्शन बी में 21 आंसर हो गया। उसके बाद चलेंगे, निम्न से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कौन परिमेय संख्या है। अगर आप ऑप्शन से भी चुन लेंगे तो ऑप्शन ए पाई है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, और पाई का मान याद रखिएगा 22/7 होता है। अगर डिग्री में कहा जाए तो 180 डिग्री होता है। इसके बाद अगर रूट 7 देखी जाए तो रूट 7 भी आपका जैसे क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपका ए भी नहीं, ए में पाई भी आंसर नहीं होगा, रूट 7 भी आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद रूट 2/5 अगर देखी जाए तो ए भी जो है एक प्रकार के अपरिमेय संख्या है, तो ए भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन होगा, आपका डी होगा। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको P/Q के रूप में आ जाता है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या, जिसे नहीं लिखा जाता उसे अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप याद रखें कि जिसका वर्गमूल निकल जाए परिपूर्ण रूप से वह परिमेय संख्या हो जाता है, नहीं निकलता है तो अपरिमेय संख्या होता है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन पर चलेंगे। तो रूट 121 एक संख्या है, मतलब क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या की सम संख्या की, ऑप्शन डी में आपका नो है। तो ये आपका जो आंसर होगा 121 का हम वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। तो 121 का जो वर्गमूल होगा वह 11 होगा। आप याद भी रखेंगे 11 11 121 होता है, तो 11 जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए आपका जो आंसर होगा यह परिमेय संख्या होगा। इसके बाद किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे, ऊपर को अंश कहा जाता है और नीचे को जो है से हर बोला जाता है। ऊपर अंश और नीचे हर बोला जाता है। तो हर में अगर गुणनखंड करते हैं और 2m गुने 5n के रूप में अगर आ जाता है तो वह संख्या जो है आपका शांत होता है, शांत होता है। तो अगर आप 105 के गुणनखंड करके देखेंगे तो 105 के गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगाएंगे तो 21 हो जाएगा। उसके बाद 3 से लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये 7 आ गया और ये 3 आ गया, यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर जो है ऑप्शन ए नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन बी भी देखेंगे तो आपका गुणनखंड करके आप जब देखेंगे 210 के, तो आप 2 से लगाएंगे तो कितना हो गया 105 हो गया। फिर अगर 3 से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये 7 आ गया, ये 3 आ गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। कभी भी दो रहेगा तो चलेगा, 5 रहेगा भी तो चलेगा, और या केवल 2 रहे या केवल 5 भी रहे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर 3 और 7 आ जा रहा है, इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन सी में अगर देखते हैं, तो 88 का भी गुणनखंड करते हैं तो 2 से हो जाएगा 44, फिर 2 से आप करेंगे तो 22, और फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये 11 जो आ गया, इसलिए यह जो है शांत नहीं होगा, इसका प्रसार जो है अशांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर हो गया 3/160 हो जाएगा। उसके बाद अगला चलेंगे, तो 26 तथा 91 का मसा कितना होगा। तो आप मसा निकाल लेंगे, तो मसा का फुल होता है महत्तम समापवर्तक, इसको HCF भी कहा जाता है। तो 26 और 91 को निकालेंगे तो 26 और 91 के निकालेंगे तो आपका जो है 26 और 91, तो यहाँ पर अगर देखिए जाए तो 26 हम इसमें भाग देंगे तो 26 दिए लगाएंगे तो 26 दिए कितना होता है 78 हो जाएगा। 78 हो गया, 11 में 7 कितना 3 बचेगा। फिर इसके बाद देखेंगे 9 में 7 का कितना बचेगा 2 सॉरी 8 में 7 गया 1, यानी 13 से भाग अगर 26 में देते हैं तो 13 दूनी की 26 हो जाता है, यानी कट जाता है। इसलिए आपका जो होगा, इसका आंसर जो होगा वो 13 होगा। या एक और हम एक तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, वैसा छोटा मान देखिए जो 26 और 91 को भी काट देगा। तो ऑप्शन ए देखेंगे तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखेंगे तो ऑप्शन बी 13 दूनी 26, 13 से 91, इसका मतलब ये हो सकता है। आगे भी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी चलेंगे तो 17 से भी काटेंगे तो नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 21 से भी काटेंगे तो ये भी आंसर नहीं होगा, यानी आपका इसका मतलब जो हो गया 13 आंसर हो गया।
ठीक है, इसको भाग विधि भी बना सकते हैं और गुणनखंड विधि भी बना सकते हैं। अब इसके बाद मसा निकालने के लिए हमको बोला 8, 9 और 25 का। तो इसको देखने के लिए ऐसा छोटा मान देखिए जो 8 भी काट सके, 9 भी काट सके, 25 भी काट सके, और नहीं तो फिर 8, 9, 25 के आप जो है 8, 9, 25 के आप क्या कीजिए कि लसा निकाल लीजिए। तो जब लसा निकालेंगे तो दूध से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो दूध से सॉरी नहीं लगेगा, दूध से यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद अगर 3 से लगाएंगे तो 1 ही कट रहा है, 5 से भी लगाएंगे तो 1 ही कट रहा है, इसलिए हमको क्या करना होगा, इसको गुना करा देना होगा। यानी 2 से लगाएंगे तो भी नहीं लगेगा, 3 से लगेगा लेकिन 1 कटेगा, 3 से लगाएंगे तो 1 कटेगा, 5 से लगाएंगे 1 कटेगा। इसमें नियम है कम से कम 2 को कटना चाहिए। अगर 2 नहीं कटता है तो डायरेक्ट इसको क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। तो 8 गुने 9 गुने 25 हम गुना करा देंगे। तो इसमें कराएंगे तो 25 नवा 225 होता है, और 225 गुने जो है 8 गुना करा देंगे। तो आप देखेंगे तो 8 दूनी के 16 और एक कितना हो जाएगा, 16 और 2 1800 होना चाहिए। यानी आपका ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो 1800 कहाँ है, तो ऑप्शन डी आपका होगा, यानी ऑप्शन डी होगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद नहीं है, आप ऐसा देखिए, ऐसा देखिए जो पावर जो होती है वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन अगर ए देखेंगे तो ए जो देखेंगे तो x के पावर 5 प्लस में, इसका मतलब ये जो है बहुपद है। अगर बी के देखे जाए तो x जो है ये रूट में है, या इसको अगर पावर देखी जाए तो अगर रूट यहाँ x है, रूट अगर यहाँ पर x है तो इसको अगर पावर देखी जाए तो x के पावर 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 2 जो है छिपा हुआ रहता है, 2 नीचे आ जाता है, यानी x के पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो याद रखना कि बहुपद वह नहीं होता जो अगर ABCD में अगर कोई भी हो, अगर रूट में होगा तो वह जैसे बहुपद नहीं होगा, या पावर जैसे बटा के रूप में और नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसके बाद यानी इसका मतलब आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, बाकी आपका सी हो जाएगा। तो डी तो आपका ऐसा तो है, लेकिन चलिए आपका जो है आंसर जो होगा बी होगा। अब उसके बाद 9 में जो क्वेश्चन दिया है, बहुपद 5x के पावर 3 + 4x + 7x का घात होगा। तो घात के कहने का मतलब इंग्लिश में इसको पावर बोली जाती है, जो पावर यानी पावर इसका कितना होगा। तो छोटा का वैल्यू नहीं होता, कभी भी जो होता है बड़ा का वैल्यू होता है। अगर 7 पर देखा जाए तो पावर 1 है, 3, इसके बाद 4x के पावर अगर देखा जाए तो 2 है, इसके बाद 5x के पावर 3 है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा है 3x² + x + 1 को gx बराबर x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए शेषफल जब कहता है तो जो हमको gx दिया है उसका हम मान जैसे इसमें पुट करेंगे, जैसे x + 1 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 आएगा, और ई 1 -1 को हम जैसे 3x² प्लस x + 1 में जो है हम मान को पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम -1 रखेंगे, तो 3 गुने -1 के होल स्क्वायर आप करेंगे, फिर प्लस -1 और प्लस 1, तो 1 1 तो पूरा ऐसे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 3 गुने 1 हो गया, और 3 से 1 में गुना करेगा तो आपका कितना हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। यानी इसका मतलब जो आंसर होगा आपका ये 3 हो जाएगा। चलिए तो इसके बाद ये आपका जो है 3 आंसर हो जाएगा। और भाज्य बराबर आपको पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, अगले की तरफ चलेंगे। तो इसमें हम आगे चलेंगे तो चलिए तो इसके आगे हम चलेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देखेंगे, x² + x - 2 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए गौर फरमाइएगा, यहाँ पर द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण करने का मतलब a बराबर आपका 1 है, b बराबर आपका 2 है, और c बराबर जो आपका है वो c बराबर आपका जो है b बराबर जो है आपका 1 है, और c बराबर जो आपका है वो -2 है। तो 1/α + 1/बीटा तो मान क्या होगा, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो अल्फा गुने बीटा हो जाएगा। बीटा से बीटा, अल्फा से अल्फा भाग देंगे तो कौन सा बचेगा, बीटा, और प्लस बीटा से बीटा भाग देंगे तो अल्फा। आप गौर करके यहाँ पर देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। उसके बाद अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, और इसमें पहली गुनी चौथी करेंगे तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ कि -b/c हो गया। अगर यहाँ का गौर करके देखेंगे तो आप याद रख सकते हैं कि 1/α + 1/बीटा के जो मान बराबर जो सूत्र होता है -b/c होता है, यानी -b/c होता है। तो b/c होता है तो -b/c, तो हम यहाँ पर -b/c बैठाने की कोशिश करेंगे। तो b में कितना है तो 1 है, c में कितना है तो -2 है, अगर एक ऊपर -c है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए आपका आंसर जो होगा 1/2 होगा। तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो 1/2 है, इसलिए आपका आंसर कौन हो गया, 1/2 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे, मेजनी का संबंध किससे है। तो मेजनी जो है, मेजनी का जो संबंध है वो आपका जो है ऑप्शन ए में लाल सिन्हा, उसके बाद ऑप्शन बी में कार्बोनरी, और ऑप्शन सी में डाइट, और इनसे कोई नहीं, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा वो कार्बोनरी से है। इसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1870, और ऑप्शन डी जो आपका है 1871 है। तो आपका जो आंसर होगा 1871 हो जाएगा। इसके बाद और इस संधि के तहत जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ये भी याद रखेंगे, जर्मनी का एकीकरण किस संधि के तहत हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत हुआ था। अब इसके बाद इटली, हाँ दिया
अब इसके बाद इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, यानी इसके विरुद्ध में कौन खड़ा था, यानी इंग्लैंड खड़ा था कि रूस खड़ा था कि पर्सा खड़ा था कि ऑस्ट्रेलिया खड़ा था, यानी ऑप्शन ए बी सी डी में हम जब देखेंगे तो आपका जो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी की बात करें तो कैनबरा होता है। रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, तो इंग्लैंड की राजधानी आपका लंदन है। अब इसके बाद जो है 15वां क्वेश्चन देखेंगे, तो 15वां क्वेश्चन में देखेंगे अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र की दूरी कितना होता है, यानी ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 300 किलोमीटर, ऑप्शन डी 400 किलोमीटर। अब पहले नंबर आप ये जानना हो कि अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र की क्या होता है, तो कोई भी देश जो है समुद्र से जुड़ा हुआ अगर रहता है तो समुद्र से कितना दूरी तक उस देश का कब्जा होता है, यानी उसी को अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में 100 किलोमीटर है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी अगर देखा जाए तो 200 किलोमीटर है, और ऑप्शन सी आपका जो है 300 किलोमीटर है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है 400 किलोमीटर है, यानी आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 200 किलोमीटर होगा। यानी जो समुद्र से सटा हुआ देश है उसका जो आर्थिक अपवर्जन जो क्षेत्र होता है वो 200 किलोमीटर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ था, तो ऑप्शन ए में 1990 है, आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में जो है 1992 है, उसके बाद ऑप्शन सी जो है 1997 है, उसके बाद ऑप्शन डी जो है 2002 है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी आपका 1997 नहीं होगा, और 2002 इस भी जो है नहीं होगा, यानी आपका जो होगा 1992 रियो डी जेनेरो में हुआ था, ये भी याद रख सकते हैं, रियो डी जेनेरो में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी आपका जो है 6, और ऑप्शन आपका डी जो है 9 है, और इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, यानी 6 भागों में बांटा गया है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। देखिए अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है विश्व में, पूंजवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। तो पूंजवादी की अगर बात किया जाए तो ये अमेरिका में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। इसके बाद समाजवादी की बात की जाए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे चीन में पाई जाती है। इसके बाद भारत की बात किया तो भारत में जो पाया जाता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यहाँ पर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, यानी कब से कब तक चलता है, 1 मार्च, ऑप्शन ए में 1 मार्च है, ऑप्शन बी में जो है 1 अप्रैल है, ऑप्शन सी आपका जो है 31 मार्च है, ऑप्शन डी जो है 31 मई है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा 1 अप्रैल से जो है शुरू होता है वित्तीय वर्ष। अगर भारत की वित्तीय राजधानी की बात की जाए तो आपका जो है मुंबई होती है, और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में। ये सब जो फैक्ट है आपको याद करने की जरूरत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था पाया जाता है, अभी तुरंत हम आगे बताएं तो कौन सा अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। डेबिट कार्ड संबंधित है क्या है, एक प्रकार की एटीएम प्रणाली है कि कोर बैंकिंग से संबंधित है कि बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है कि इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। एटीएम के फुल फॉर्म की बात करी जाए तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। इसके बाद तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, देखिए 3 प्रकार, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होता था। प्राथमिक क्षेत्र की बात अगर की जाए तो इसमें कृषि आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाएगी तो कृषि। द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें आ जाता है उद्योग, और तृतीय की अगर बात की जाए तो सेवा क्षेत्र होती है, यानी सेवा से संबंधित होती है। तो सेवा में बहुत सारी चीज़ आता है, तो उद्योग तो होगा नहीं, खनन होगा नहीं, विनिर्माण होगा नहीं, यानी ऑप्शन डी जो है आपका संचार हो जाएगा। यानी संचार का मतलब एक प्रकार की सेवा होता है, संचार एक प्रकार की सेवा होता है। अब इसके बाद आएंगे योजना आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए वो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1985 ईस्वी में। आप याद रखेंगे कब हुआ था, 1985 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ से थोड़ा सा ये याद रखेंगे, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था, तो ये जो किया गया था 2015 ईस्वी में किया गया था, 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया था। अब थोड़ा सा ये भी याद रखेंगे, भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 1947 में। भारत में जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था, 1948। उसके बाद भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, तो आपका जो है 1949 बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 के आप याद रख सकते हैं। बहुत सारे फैक्ट आपका निकला है। उसके बाद भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 के लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 के जो भारत का संविधान लागू हुआ है। अब यहाँ से ये भी जानेंगे कि भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। भारत का संविधान का निर्माता कौन है, तो बी.आर. अम्बेडकर है, बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है, अम्बेडकर को माना जाता है। तो इतना फैक्ट आपका है, आप याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो चलिए इसके बाद आगे हम चलेंगे। तो देखिए एक वैज्ञानिक थे, उसने बताया था कि गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह फैलता है, तो किसने कहा था, तो एक है आपका ऑप्शन ए मेडिसिन, ऑप्शन बी कुजनेट है, और ऑप्शन सी जो है अमतरसेन है, और ऑप्शन डी जो आपका जो है नो है। लेकिन आपका जो आंसर जो होगा आपका कुजनेट होगा, कुजनेट। आप याद रखिए गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह जो है बढ़ते चला जाता है। उसके बाद आप अगला जानेंगे क्वेश्चन, पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के, द्वितीय क्षेत्र के, तृतीय क्षेत्र। अभी तुरंत बताया, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, और कृषि में क्या है, तो पशुपालन, मत्स्य पालन सब आ जाता है, यानी आपका जो होगा वो प्राथमिक क्षेत्र होगा, ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। अब इसके बाद
अगला चलेंगे, प्रकाश एक प्रकार के क्या है, तो एक प्रकाश एक प्रकार के क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है। साथ में अगर ऑप्शन बी देखी जाए तो विकिरण है, यानी ऑप्शन सी देखी जाए तो ए एंड बी है, इसलिए आपका आंसर जो होगा आपका सी होगा। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 8 × 10 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात करने का मतलब कुछ भी नहीं होता है। और प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के कारण ही जो है प्रकाश के परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो देखिए समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो ऑप्शन ए अगर देखते हैं तो ऑप्शन ए में आपका काल्पनिक है, ऑप्शन बी जो है आपका जो है वास्तविक है, और ऑप्शन सी जो है आपका आभासी है, और ऑप्शन डी देखेंगे तो ए एंड सी है। आप गौर फरमाएंगे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं काल्पनिक मान देते हैं, लेकिन काल्पनिक तो होगा लेकिन इसके अतिरिक्त आभासी भी होगा, इसलिए ऑप्शन जो आपका होगा वो डी होगा, यानी ए एंड सी होगा। यानी प्रतिबिंब आप पढ़ेंगे तो दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसलिए आपका डी होगा। काल्पनिक को ही आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। पर्दा पर किसे उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दा पर उतारे जा सकते हैं, किससे पर्दा पर नहीं उतारे जा सकते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को जो है पर्दा पर नहीं उतारी जाती है। अब इसके बाद 28वां क्वेश्चन अगर देखेंगे तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा, यानी ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी जो है आपका 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी जो है अनंत होगा। तो समतल दर्पण जो होता है इसका जो समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, यानी आपका जो है डी आंसर होगा, यानी अनंत होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ऑप्शन ए है जो आपका, ऑप्शन ए में जो है उल्टा, ऑप्शन बी में सीधा तथा बड़ा, और ऑप्शन सी जो है सीधा तथा छोटा। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी सीधा भी बनता है और छोटा भी बनता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, दर्पण कितने होते हैं, दर्पण कितने होते हैं, दर्पण की बात की गई है, गोलीय दर्पण की बात नहीं की गई है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, तो इसलिए आपका दर्पण की बात की गई है तो आपका 3 होगा। अगर गोलीय दर्पण की बात की जाती, अगर गोलीय दर्पण की बात की जाती तो ये आपका जो है दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक जो है आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अवतल दर्पण की बात की जाए तो अवतल दर्पण जो है आपका जिसका प्रवर्तक सतह जो है धंसा होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और जिसका प्रवर्तक सतह जो है आपका उभरा हुआ होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण कहा जाता है। ये वाला भाग जो है उभरा हुआ होता है। चलिए उसके बाद दर्पण सूत्र हमें बताना है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र जो होता है वो ऑप्शन ए में दिया F बराबर R/2, तो F बराबर R/2 जो हो गया ये आपका जो है फोकस दूरी बराबर सूत्र हो गया, यानी फोकस दूरी किसे कहा जाता है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन बी में अगर हम देखेंगे तो 1/v + 1/e बराबर 1/f होता है, यानी ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। उसके बाद आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है -v/u होता है, तो आपका दर्पण सूत्र जो बोला है तो इसलिए आपका बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे कली चूना का सूत्र क्या होता है, कली चूना, तो कली चूना जो का सूत्र होता है यानी बिना बुझा हुआ चूना। तो ऑप्शन अगर ए देखी जाए तो CaCl2, ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी संगमरमर के सूत्र CaCO3, तो ए भी आंसर आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी देखा जाए तो CaO होता है, तो आपका जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, CaO हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन C6H6 किसका सूत्र है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका ऑप्शन जो है आपका बेंजीन दिया है, ऑप्शन बी जो है अल्कोहल दिया है, ऑप्शन सी जो मिथेन दिया है, उसके बाद ऑप्शन डी एथेन दिया है, तो आपका जो आंसर होगा वो बेंजीन का होगा। इसका बेंजीन का जो समान सूत्र होता है C6H6 होता है। अल्कोहल का क्रियाशील समूह की बात कही जाए तो अल्कोहल का क्रियाशील समूह जो होता है वो OH होता है। अगर मीथेन के सूत्र की बात की जाए तो आपका CH4 होता है। अगर एथेन की बात की जाए तो C2H 2 दूनी 4 2 6 हो जाता है, यानी मीथेन के सूत्र, मीथेन की बात की जाए तो CH4 होता है, एथेन की बात की जाए तो C2H6 होता है, अल्कोहल का क्रियाशील समूह की बात की जाए तो वो होता है OH होता है। बेंजीन के सूत्र के प्रयोग, बेंजीन के सूत्र की बात की जाए तो C6H6 होता है। उसके बाद आगे देखेंगे, अगला है एक दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, अभी तुरंत हम देखें वक्रता त्रिज्या यानी F बराबर R/2 होता है। तो F बराबर R/2, तो फोकस दूरी कितना दिया है, तो 20 दिया है, तो 20 यहाँ बैठेंगे तो 20 R/2 हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी की 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका जो है देखेंगे 40 किसमें है, ऑप्शन ए देखेंगे, बी देखेंगे, तो ऑप्शन अगर हम बी देखते हैं, ऑप्शन ए में 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 15 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी जो है आपका 40 सेंटीमीटर, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद स्वयं प्रकाश किस में उत्सर्जित होता है, स्वयं प्रकाश किस में उत्सर्जित होता है, यानी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहा जाता है, दीप्त वस्तु कहा जाता है, क्या दीप्त वस्तु कहा जाता है, कि दोनों कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो आंसर होगा वो दीप्त वस्तु होता है। जिसमें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, जिसमें नहीं उत्सर्जित होती है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किससे, तो रस समीकरण के रूप में, सरल सूत्र से, या अनुसूत्र से, कि इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो समीकरण के रूप में जो है इसको जो है रासायनिक अभिक्रिया को जो है व्यक्त किया जाता है, यानी इसको जो है रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। समीकरण दो प्रकार के, एक संतुलित समीकरण और एक होता है असंतुलित समीकरण। चलिए उसके बाद मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत की अगर कुल वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या की बात की जाए तो 32 होता है वयस्क में। अगर 5 वर्ष के बच्चे के अगर दांत की बात की जाए तो 20 दांत होता है। कितने दांत दोबारा जन्म लेते हैं, तो 20 दांत दोबारा जन्म लेते हैं, बाकी दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन इसको कितना भाग में बांटा गया है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 4 भाग में बांटा गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आगे है
प्रकाश संश्लेषण से किसकी उत्पत्ति होती है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है तो किसकी उत्पत्ति होता है? ऑप्शन ए में प्रकाश की, ऑप्शन बी में प्रोटीन की, ऑप्शन सी में ग्लूकोज की, और ऑप्शन डी नो है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा सी हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज के सूत्र की अगर बात की जाए तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H6 C6 ग्लूकोज का सूत्र हो जाता है C6H6 ग्लूकोज का जो सूत्र होगा आपका C6H12O6 हो जाता है। और इस ग्लूकोज की बात अगर की जाए तो ग्लूकोज जो है से खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए इसके प्रदान किया जाता है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है? O2 कहने का मतलब ऑक्सीजन किससे निकलता है? यानी ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन बी जल से, ऑप्शन सी CaO यानी कलीचूना से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो जल होगा, यानी H2O होगा। यानी जल के भी सूत्र आप याद रख सकते हैं कि H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो CO2 होता है। कलीचूना का सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है। आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है? दांत के द्वारा, कि केंद्रक के द्वारा, कि कुटपाथ के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा आपका कुटपाथ के द्वारा ग्रहण करता है। यह एक अमीबा जैसे यह एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन जैसे कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है। उसके बाद कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? जो कवक होती है उसमें कौन सी विधि होती है? यानी ऑप्शन ए जो है मृत जीवी भोजन ग्रहण करती है, कि स्वपोषी करती है, कि संभोजी करते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका मृत जीवी होगा, यानी मरी हुई चीज़ों को क्या करती है वो जो है सब गठन करती खाती है। उसके बाद खोखा का क्या नाम था? तो खोखा का क्या नाम था? ऑप्शन ए में कुसु, ऑप्शन बी में केसु, ऑप्शन सी में कासु, और ऑप्शन डी जो है नो है। तो आपका जो आंसर होगा वो कासु होगा, यानी खोखा का जो नाम था वो क्या था? कासु था। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी जो है 1891, ऑप्शन सी 1871, ऑप्शन डी 1850 है। तो आपका जो ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन जो है बी होगा, यानी 1891, यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। आप याद रखेंगे। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था, और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश दलित परिवार घर में हुआ था। इसके बाद जाति प्रथा का क्या निर्धारण करती है? तो जाति प्रथा जो है आपका ऑप्शन ए पेशा, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी जो है दिनचर्या, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पेशा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा पेशा। उसके बाद जो है आगे चलेंगे तो अगला जो क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था? अभी तुरंत हम बताएं। तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो 1946, ऑप्शन बी जो है 1956, और ऑप्शन सी जो है 1966, और ऑप्शन डी जो है 1963। तो आपका जो आंसर होगा 1956 ईस्वी होगा, यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में हुई थी। अगर कैबिनेट सभा की बैठक की बात की जाए तो 1946 ईस्वी में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में। और इसके बाद जो है 1966 का काल आपको पता होगा कि बहुत भयंकर काल आई थी। 1963 की बात की जाए तो 1963 ईस्वी में जो है भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को लागू किया गया था 1963 ईस्वी में। उसके बाद सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है? मतलब सच्चे लोकतंत्र किसको कहा जाता है? यानी जाति प्रथा को कहा जाता है, सुशासन को कहा जाता है, कि भाईचारा को कहा जाता है, कि कानून को कहा जाता है? तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी भाईचारा को कहा जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे, 20 के दांत कौन सी विद्या है? आपका ऑप्शन ए जो है कहानी है, कि ऑप्शन बी है निबंध है, कि आत्मकथा है, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 के दांत की कौन सी विद्या है? तो आपका जो है एक प्रकार की कहानी है। इसके बाद भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद है। उसके बाद ऑप्शन बी जो है गुणाकर मूल्य, और उसके बाद ऑप्शन सी जो है मैक्स मुलर, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो हम भारत से क्या सीखे, इसका जो लेखक है वो मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर है, आप याद रखें कौन है? मैक्स मुलर है। अब उसके बाद जो है काम सूत्र के लेखक कौन है? यानी चाणक्य हैं, कि दधीचि हो गए, कि वात्सायन है, कि इंद्र हैं। तो यानी आपका जो आंसर होगा काम सूत्र का लेखक जो है वात्सायन है, वात्सायन। इसके बाद अगला क्वेश्चन जानेंगे, हिरोशिमा कहाँ है? ये लास्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा जो है कहाँ है? ऑप्शन ए जो है चीन में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी नेपाल में, ऑप्शन डी जो है जापान में। तो हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। यहाँ जो है जापान में एक 6 अगस्त को बम गिराया गया था, और एक जो है 9 अगस्त को बम गिराया गया था, यानी 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। तो 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, और 9 अगस्त को जो है नागासाकी पर बम गिराया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था, और इस पे बम गिरने के बाद फिर जाकर द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो अब हम आगे नहीं बस करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे, और इसको जो है रिवाइज करने की कोशिश करेंगे।